जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि श्रीकांत त्यागी के गुंडों ने सोसाइटी में घुसकर जो पीड़ित है उनका पता पूछा है, और उस समय वहां पर जो लोग थे, जो सोसाइटी के लोग थे, वो इसके खिलाफ नारेबाजी उन्होंने शुरू की, जिसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और अब फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। 48 घंटे का समय हो चुका है जहां पर श्रीकांत त्यागी का पता नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी ओर उनके गुंडे सोसाइटी में घुसकर पीड़ित का पता पूछ रहे थे, जिसके बाद ये हंगामा हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जो स्थिति बनी है उस स्थिति में हमने गृह सचिव जी को, उन्नीस अवस्थी जी को अवगत कराया है, पुलिस अधिकारियों को वार्न किया है कि कल ही ये घटना हुई है। इस तरह से अवांछित लोगों का इस सोसाइटी के अंदर घुसना उचित नहीं था और कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था में जो कमी रही है उस पुलिस की कमी को मुझे पूरा विश्वास है। प्रदेश में कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। योगी जी 48 घंटे भी पूरे होने वाले हैं। 48 घंटे का समय हमने उनसे दिया है, उसका कल तक का समय पूरा हो जाने दीजिए, तब तक हम पीड़ित से क्या कुछ बात हुई? पीड़ित से प्रोटेक्शन की बात हो रही है। पुलिस प्रोटेक्शन हमने अभी मांग ली है, 2 घंटे के अंदर उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए। श्रीकांत त्यागी का पक्ष की तरफ से कुछ लोग आज अंदर आ गए थे। पुलिस वाले यहाँ मौके पर मौजूद थे और इसमें रेजिडेंट्स भी इकट्ठा हो गए। इसमें कुल 6 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। इनको खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। रेजिडेंट्स का मांग ये है कि ये जो जितने लोग घुसे हैं इसमें इन लोगों को एंट्री कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में पूरा जांच करने के लिए मांग की गई है। इसमें जो गार्ड्स वगैरह है, इसमें इन लोगों को कैसे एंट्री की गई है वो सब हम लोग जानबीन करेंगे। और इस पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, एक तरफ आरोप लगता है कि महिला से बदसलूकी किया है श्रीकांत त्यागी ने, उनको जेल में नहीं डाला जाता है। दूसरी तरफ आप हम देख रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं, जो गुंडे हैं, वो पहुंच जाते हैं उस सोसाइटी में, तो काफी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ लोग नाराज हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था है उस पर भी इससे सवाल उठते हैं कि जो गुंडे हैं वो सोसाइटी तक पहुंच गए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी सरकार, योगी सरकार सबसे ज्यादा प्रचार करती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत जबरदस्त है, बुलडोजर प्रतीक है। लेकिन देखिए 48 घंटे हो गए, 48 आवर्स मामले के, अब तक जो श्रीकांत त्यागी है पकड़ा नहीं गया है। उसके कनेक्शन जग जाहिर हैं, उसकी तस्वीरें हैं जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनके साथ, केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे लोगों के साथ। दूसरी बात है, ये पहला वाकया नहीं है कि इसने श्रीकांत त्यागी ने बदतमीजी की। 2019 में इसने एक बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया था, तब भी इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके मन बढ़ते गए। आप देख लीजिए कि इतना हाईलाइट होने के बावजूद उसके जो समर्थक या कह लीजिए गुंडे बाउंसर्स हैं वो सोसाइटी में पहुंच जाते हैं और उस जो पीड़ित महिला है उसका पता पूछने लग जाते हैं। अच्छी बात ये रही कि जो वहाँ के नागरिक हैं, जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, वो जागरूक हैं। उन्हें तुरंत पुलिस नजदीक में थी, उनको बुला लिया, इनको रोक लिया। उसके बाद हल्ला हंगामा हुआ तो पुलिस ने इनको, जो लड़के वहाँ पर पहुंचे थे, इनके जो गुंडे थे, उनको हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन सवाल ये है कि एक लड़की जिसके साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई, धक्का दिया गया, उसने आवाज उठाई तो अब उसकी जान को खतरा हो गया है। तो पूरा परिवार है उस महिला का, उसमें डरा हुआ है कि ये गुंडा है, इसके लोग ढूंढ रहे हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये काफी विकट स्थिति पैदा हो गई है और 48 घंटे गुजर गए हैं। उसके ऊपर सेक्शन बढ़ा दिए इन लोगों ने, 420 का भी लगा दिया सेक्शन और दूसरे सेक्शन भी लगा दिए, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई, कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो फिलहाल दबाव बना हुआ है, पुलिस ढूंढ रही कई टीमें, लेकिन अब तक श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोई बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ। तो एक तरफ जहां पर आरोपी फरार हैं, तो जो पीड़िताएं हैं उनके ही घर तक गुंडे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लाजमी है। कौन है ये? आए कहां से? इनको बिठाओ यहाँ पे पहले। जेडीयू के बड़े नेता माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जमकर बयानबाजी भी की है। इस बीच जेडीयू ने ऐलान किया है
कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। इस्तीफा देने के बाद अब अपने पार्टी से काफी खफा हैं जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह। रविवार को नीतीश कुमार पर राजनीतिक दुर्भावना से उनके परिवार के सदस्यों का नाम सार्वजनिक रूप से घसीटने का आरोप लगाया। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी चलिए, फील्ड में चलिए, जहां भी चलना चलिए। कि मैं देख रहा था 1.25 साल से क्या चल रहा है, उसके बाद ठीक है मेरा टिकट काट दिया, आपका पॉलिटिकल डिसीजन है। आप बताइए, बिलो द बेल्ट हिट करने वाली बात है। लेकिन सिंह के सवालों से तिलमिलाए जनता दल यूनाइटेड के सभी वरिष्ठ नेता जवाब देने के लिए संवाददाता सम्मेलन तो पटना में बुलाया, लेकिन वहां बिना नाम लिए अपने सहयोगी भाजपा को चेतावनी अधिक दी। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं। हालांकि ललन सिंह ने यह भी घोषणा किया कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का सवाल नहीं, जो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पार्टी की नाराजगी दिखाती है। और साथ साथ नीतीश रविवार को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक से स्वास्थ्य कारणों से तो दूर रहे, लेकिन पटना में 2 सरकारी कार्यक्रम में शिरकत की। जदयू मंत्रिमंडल में काहे के लिए हम शामिल हो? क्या जरूरत है? किस बात की आवश्यकता है? 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। हमारी पार्टी आज उस स्टैंड पर कायम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019 के निर्णय पर। लेकिन सवाल है कि नीतीश क्या इन बयानों के माध्यम से राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रहे हैं या फिर कोई नया राजनीतिक विकल्प की ओर नया कदम उठा रहे हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद फरार होने का आरोप है। इस बीच राकेश सचान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। ये यूपी के खादी ग्राम उद्योग मंत्री राकेश सचान हैं। कहा जा रहा है कि राकेश सचान शनिवार दोपहर से फरार हैं। राकेश सचान को शनिवार को कानपुर कोर्ट ने लगभग 30 साल पहले अवैध असलहा रखने के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 3 कोर्ट सजा सुनाती, उससे पहले ही मंत्री अपने वकील की मदद से सजा के आदेश की मूल प्रति लेकर फरार हो गए। कोर्ट की रीडर ने मंत्री पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली में शिकायत दी है। हमने जो है अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाया है और ये हमारी इंक्वायरी एसीपी कोतवाली फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी और भी टीम के लोग हैं जो इस इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहे हैं। तो वंस इंक्वायरी विल बी कंप्लीटेड, जो भी उसका आउटकम होगा, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो भी लीगली हमें आगे जाने के लिए इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, हम विधि के अनुसार उसमें आगे बढ़ेंगे। पहले राकेश सचान मीडिया वालों के फोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन रविवार दोपहर को कानपुर में अपने आवास पर मीडिया के सामने पेश हुए और सफाई देते हुए नजर आए। मैं वहां पर टाइम से गया था। राकेश सचान ने कहा कि वो फरार नहीं हुए हैं और सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे। जो आरोप आप बता रहे हैं, ये आरोप लग रहा है कि मैं वहां से भाग आया, वहां से कोई कागज लेके आया। तो वहां सीसीटीवी के फुटेज हैं, पूरे अदालत में लगे हुए हैं, लोगों ने देखा होगा। कहीं तो कोई बात आएगी जांच में। अब कोई कुछ आरोप लगाने लगे। इस मामले पर नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर तंज कसा। आपको बताते हैं कि राकेश सचान कौन है। राकेश सचान योगी सरकार में एमएसएमई और खादी ग्राम उद्योग मंत्री हैं। राकेश सचान ने राजनीतिक पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। राकेश सचान सपा के टिकट पर 1993 और 2002 में विधायक बने। 2009 में सपा के टिकट पर फतेहपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2019 में राकेश सचान कांग्रेस में चले गए। 2019 में ही कांग्रेस के टिकट पर फतेहपुर से लोकसभा चुनाव हार गए। 2022 में बीजेपी में शामिल हुए। कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट से चुनाव जीत योगी सरकार में मंत्री बने। सोमवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। राकेश सचान कह रहे हैं कि वो कोर्ट में पेश होंगे। तो अब सबसे बड़ा रहेगा रुख कि कोर्ट का रुख क्या है। कोर्ट ने शिकायत दी है पुलिस को कि राकेश सचान सजा सुनाने से पहले ही कोर्ट से निकल गए। इसके अलावा सबकी नजरें बीजेपी की लीडरशिप और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी टिकी हैं कि वो अपने मंत्री के इस बर्ताव पर क्या कोई एक्शन लेंगे या फिर ये बात मीडिया में ही आई गई हो जाएगी। सहयोगी
अरुण अग्रवाल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक बीटेक फर्स्ट ईयर के 21 साल के छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे बाटला हाउस से गिरफ्तार किया गया है। इस पर आरोप है कि ये इस्लामिक स्टेट का संदिग्ध आतंकी है और क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो सीरिया में काम कर रहे आईएसआईएस के आतंकियों को पैसे भेज रहा था। हालांकि छात्र के परिवार वालों ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। 21 साल के मोहसिन अहमद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र है। उसे एनआईए ने आईसिस का आतंकी बताकर शनिवार को बटला हाउस इलाके से गिरफ्तार किया और रविवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। मोहसिन के परिवार ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि एनआईए के सभी आरोप झूठे हैं। उनका बेटा आतंकी नहीं हो सकता। 12 तारीख को इधर आया है और वही बीटेक कर रहा है। हम लोग को यही जानकारी मिली कि उन लोग को मतलब कि ले गया है, स्विच ऑफ आ रहा था। तो हम लोग सोचें कि क्यों स्विच ऑफ। हम 9 बजे से परेशान। लास्ट में उसका दोस्त फ़ोन किया कि अंकल को बताइए। हम लोग अंकल यहाँ नहीं घर पे। तो फिर जा करके समझिए कि हम बताए हैं तो हम लोग उतना निकल नहीं पाए कल। मोहसिन अहमद अपने दोस्तों के साथ बटला हाउस इलाके के इसी मकान की 4थी मंजिल पर किराए पर रहता था। एनआईए ने उसकी 7 दिन की रिमांड मांगते हुए कहा है मोहसिन आईएसआईएस से प्रेरित है। वो चंदा इकट्ठा कर क्रिप्टो करेंसी के रूप में आईसिस के आतंकियों को पैसे भेज रहा था। उसके 2 लैपटॉप और मोबाइल से कई अहम सबूत मिले हैं। पूरी साजिश का पता लगाना है, बाकी आरोपी पकड़ने हैं, सबूत इकट्ठा करना है, आरोपी को कई जगहों पर लेकर जाना है। मोहसिन का परिवार पटना में रहता है। वो 3 बहनों में अकेला भाई है। उसने कोटा से इंजीनियरिंग की कोचिंग की है। उसके पिता रेलवे में नौकरी करते हैं। उसकी बहन के मुताबिक गिरफ्तार होने से पहले मोहसिन ने खर्च के लिए 4000 रुपए मांगे थे। फिर वो इस्लामिक स्टेट को फंडिंग कैसे कर सकता है? और लोग पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि बेवजह फोकस कर रहे हैं या फिर मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। छोटी सी बात। अदालत ने मोहसिन को 1 दिन की एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए ने कोर्ट में कहा कि मोहसिन अहमद के मोबाइल और लैपटॉप से काफ़ी अहम सबूत मिले हैं, जिनसे ये साफ होता है कि वो इस्लामिक स्टेट का एक्टिव मेंबर है। हालांकि मोहसिन का परिवार एनआईए के सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। अब देखना होगा कि सोमवार को एनआईए कोर्ट में क्या कुछ सबूत रखता है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसरीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की खबरें, जहां पर भारत ने आज मनाया सुपर संडे। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां पर आज भारत ने सुपर संडे मनाया। भारतीय बॉक्सर्स ने आज जमकर सोना बटोरा। निखत जरीन, अमित पांघल और नीतू ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं ट्रिपल जंप इवेंट में भी भारत ने इतिहास रच दिया। इस खेल के माहिर खिलाड़ी एल्डहॉस पॉल ने स्वर्ण पदक जीता। ट्रिपल जंप इवेंट में आज भारत को एक सिल्वर मेडल भी हासिल हुआ। आज के शानदार प्रदर्शन के साथ ही भारत अब न्यूजीलैंड को पछाड़ते हुए पदक तालिका में 4थे नंबर पर पहुंच गया है। Joining me is world champion boxer Nikhat Zareen, who has just struck another gold medal at the Commonwealth Games. 3rd gold medal, as she tells me, this year. Gold rush continues. Nikhat, tell me how excited you are about winning this medal. You're already a world champion, but what does a Commonwealth medal mean to you? Definitely, it's a great feeling for me to win a gold medal for my country at Commonwealth Games. तो बहुत खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ पे चैंपियन बन के जा रही हूँ। और मैंने अपने मम्मी से वादा किया था, उनके बर्थडे पे मैं यहाँ से उनको गिफ्ट लेकर जाऊंगी। तो ये मेरे मम्मी का गिफ्ट है। मम्मी का गिफ्ट? जी हाँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वापस इंडिया जाऊँ और मम्मी से मिलूँ और उनके गले में उनका गिफ्ट डालूँ। निखत, गेम के बारे में बात करें तो पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में यू हैव कम्पीटेड
वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज अ डिफरेंट कैटेगरी। ओलंपिक की तैयारी यहाँ से ही शुरू होती है आपकी? जी हाँ, ओलंपिक की तैयारी तो नेशनल से ही शुरू हो गई थी मेरी, बट कैटेगरीज अभी न्यू कैटेगरीज मतलब वो लोग ने मतलब निकाला है, तो उसमें 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, तो 50 कैटेगरी था, तो आई हैव नो अदर ऑप्शन रादर देन गोइंग डाउन इन 50 कैटेगरी। तो मैं अभी यहाँ से 50 कैटेगरी में कंटिन्यू करूंगी एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू बॉक्स इन दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे अभी तक का तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा इस कैटेगरी में, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस देते रहूँ मैं। डेफिनेटली यहाँ से मेरे लिए और भी ज़्यादा टफ रहेगा, बिकॉज लोगों की उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस में से ज़्यादा रहेगी, तो डबल मेहनत करना होगा मुझे यहाँ से। बट डेफिनेटली ये सारे कंपटीशन में एक मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस रहा है, और ये कॉन्फिडेंस भी मुझे बूस्ट करेगा यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद। निखत इंडिया दिखाने का, दैट वाज माय साइन एक्चुअली। अच्छा, आप कहते थे कि मम्मी डरे हुए हैं, लड़का नहीं मिलेंगे, अब लड़कों की तो लाइन लग गई होगी, कि आप सलमान के लिए इंतजार कर रहे हैं? अब मेरा फोकस तो फिलहाल तो सलमान खान से ही मिलने का है, बाकी लड़कों की लाइन लगी या नहीं लगी वो तो मम्मी को ही पता है, बाकी मेरा फोकस तो इंडिया के लिए मेडल जीतने पे ही रहेगा।